मेरा एक स्टेटमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, और चौथा है इंश्योरेंस। कि इंश्योरेंस एग्जिस्ट ही क्यों करता है? लाइफ पूरी अपनी अनसर्टेन है, मृत्यु वो प्रिडिक्टेबल है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ सालों में आना ही है। पर कोई बीमारी है तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आ सकती है तो कभी नहीं भी आ सकती है। अगर आज मुझे इंश्योरेंस लेना हो, ठीक है, तो मैं कौन सा इंश्योरेंस लूँ और क्यों लूँ? टर्म बहुत अच्छा डिसीजन है जो आपके फादर ने एडवाइस आपको दिया और आपने लिया, पर आपके जैसे 99 आउट ऑफ 100 ने टर्म नहीं लिया होगा। और आपके एज में 1 करोड़ के प्रीमियम का साल का केवल 10 से 11 हजार रुपए में मिल सकता है। ये पैसे मेरे पास होंगे ही नहीं तो ईएमआई मेरे घर वाले पे कहाँ से करेंगे? मैं अर्निंग मेंबर था, इसके लिए मैं ले रहा था और पे करने के लिए। तो जो मेरी होम लोन पॉलिसी है वो ट्रिगर हो जाएगी और मेरे पूरे आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट बैंक को पे किया जाएगा। तो होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस आता है जो जनरली सभी को लेना चाहिए। और एक सिंपल फिगर बताऊंगा, घर के कवर के लिए, स्ट्रक्चर और कंटेंट्स के लिए आप 50 लाख का कवर लेते हो तो आपका 10 साल का प्रीमियम केवल। हाय गाइज, आज के हमारे इस पॉडकास्ट के अंदर हम इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ समझने वाले हैं प्रॉपरली। सो इसके लिए हमने यशेश सर को इनवाइट किया है यहाँ पे। सो वेलकम टू द पॉडकास्ट यशेश सर। थैंक यू करण। सर, मेरा पहला सवाल जो आपसे है कि इंश्योरेंस के बारे में हमने इतना कुछ सुना हुआ है मुझे, बट उसके बेसिक्स में बताइए, फाउंडेशन में जाके बताइए कि इंश्योरेंस एग्जिस्ट ही क्यों करता है? ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्लान या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही क्यों करती है? बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक पॉडकास्ट की शुरुआत इस सवाल से। लाइफ पूरी अपनी अनसर्टेन है, कुछ रिस्क अपने प्रिडिक्टेबल है, कुछ रिस्क अनप्रिडिक्टेबल है। जैसे कि अपना मृत्यु वो प्रिडिक्टेबल है, आज नहीं तो कल, नहीं तो कुछ सालों में आना ही है। पर कोई बीमारी है तो वो अनप्रिडिक्टेबल है, कभी आ सकती है तो कभी नहीं भी आ सकती है। तो ये पूरे रिस्क को जीवन में प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस बहुत अहमियत रोल प्ले करता है। ये इमोशनल सपोर्ट भी देता है और ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता है जब वो अनसर्टेन या सर्टेन इवेंट लाइफ में ट्रिगर हो जाता है। ओके सर, मेरा एक दूसरा सवाल आपसे ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में, एक इंसान के फाइनेंशियल प्लानिंग में, जैसे कि वो इन्वेस्ट करता है, सेव करता है, और भी मल्टीपल तरह तरह की गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, चीज़ें करता है प्रॉपरली, उसके अंदर इंश्योरेंस कितना बड़ा पार्ट होना चाहिए? इनफैक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत आज इंश्योरेंस की होनी चाहिए। मेरा एक स्टेटमेंट है, रोटी कपड़ा मकान, और चौथा है इंश्योरेंस। हर इंसान के जीवन में, वो नौकरी करता हो, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेसमैन है, या वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग एडवाइजर भी है, इंश्योरेंस रोटी कपड़ा मकान के साथ ये फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है और वो होगी और वो बढ़ते ही जाएगी। ठीक है, तो सर एग्जांपल, मैं 23 साल का हूँ, बराबर है। अगर आज मुझे इंश्योरेंस लेना हो, ठीक है, तो मैं कौन सा इंश्योरेंस लूँ और क्यों लूँ? सबसे पहले मेरा सवाल तुम्हें यह है करण कि अब तक तुमने कौन सा इंश्योरेंस लिया है? सर, मेरे पास टर्म इंश्योरेंस है। केवल टर्म है? केवल टर्म है। पर टर्म का अहमियत आपको किसने समझाया? मतलब मेरे डैड ने टर्म किया था बहुत पहले, तो वो टर्म का इंश्योरेंस जितना मुझे समझ में आता है कि कल को आप चले गए तो इतना अमाउंट आप अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाते हो। और कल तो जाने नहीं वाले आप। हाँ। आप तो जाओगे बहुत सालों के बाद। हाँ। तो बहुत ही अहमियत होनी चाहिए कि भाई यंग एज में टर्म बहुत अच्छा डिसीजन है जो आपके फादर ने एडवाइस आपको दिया और आपने लिया। पर आपके जैसे 99 आउट ऑफ 100 ने टर्म नहीं लिया होगा आपकी उम्र में। ठीक है। वैसे ही आपकी उम्र में सबसे ज़्यादा रिस्क आज है जो आपका ट्रैवल रहता है, जो आपकी डे टू डे की लाइफस्टाइल है, और उसमें गॉड फॉरबिड आप बीमार गिर गए तो पूरा अस्पताल का खर्चा, ट्रीटमेंट का खर्चा, ऑपरेशन का खर्चा, डिस्चार्ज होने के पहले का खर्चा हॉस्पिटल में दवाइयों का, डिस्चार्ज होने के बाद घर पे ट्रीटमेंट का खर्चा, ये पूरा एक हेल्थ कवर में आता है, मेडिक्लेम पॉलिसी में, जो आपके एज में डेफिनेटली लेकर रखना चाहिए और कुछ ही थाउजेंड्स में प्रीमियम पड़ेगा आपको। सर, मेरा एक इस पर काउंटर क्वेश्चन है कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूँ क्यों? मतलब मेरा एक जो बेसिक चीज़ है कि आई एम 23-year-old गाय, ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मुझे इतना कोई है नहीं प्रॉब्लम, मुझे लगता भी नहीं है कि नेक्स्ट 5, 10, 15, 20 साल में कुछ आएगा ऐसे पर्टिकुलरली, तो इतना पैसा मैं हेल्थ इंश्योरेंस में डालूँ क्यों? एट द सेम टाइम मेरे डैड के साथ भी मेरा यही आर्ग्यूमेंट हुआ था टर्म इंश्योरेंस लेते टाइम कि क्यों ज़रूरत है अभी, क्यों इतना पैसा मैं डालूँ? बहुत अहमियत का एक स्टेटमेंट तुमने बताया अभी कि मैं क्यों इंश्योरेंस में पैसे डालूं। ये माइंडसेट जो है आपके एज का, ओके, जनरली 20 से 30 के एज का, कि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है इंश्योरेंस में, या मेरा लाइफ तो इतना स्वस्थ है और मस्त है
कि मुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये माइंडसेट चेंज होना बहुत ही ज़रूरत है, और ये ज़रूरत है आपके जैसे पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू जो आप पूरे इंडिया में ये मैसेज दो कि एट द अर्लीस्ट एज लाइफ में इंश्योरेंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे तुमने ये सवाल पूछा कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस क्यों चाहिए, मेरा एक काउंटर क्वेश्चन है तुम्हें करण, कि आज तुम डेली वर्क पे ट्रैवल करते हो, ओके, वीकेंड्स में घूमने जाते हो, ठीक है, कभी छुट्टियों पे भी जाते हो इंडिया या अब्रॉड में, नहीं? कोई भी ऐसा इंसान है इस अर्थ पे जो कह सकता है कि मैं इमॉर्टल हूं और मुझे कुछ नहीं होगा? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। क्या कल गॉड फॉरबिड तुम एडमिट हुए, कोई भी एक बीमारी हो गई, जॉन्डिस हो गई, या यंगस्टर्स के एज में आजकल बहुत सारे हार्ट के भी प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, या कोई बुखार आ गया, या कोई नया एक कोविड आ गया, तो क्या तुम्हारे पास वो सेविंग्स है जिससे तुम हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बेयर कर सकते हो? क्या तुम्हारे पास एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में, अच्छी सी हॉस्पिटल में मुंबई में ट्रीटमेंट कराते हो, हफ्ता से 10 दिन रहते हो, डॉक्टर के कंसल्टेशन चार्जेस, ऑपरेशन चार्जेस, रूम के चार्जेस, कुछ भी एक अनुमान है कितना होगा? कम से कम 4 से 5 लाख रुपए कहीं के नहीं है। और आपके एज में 1 करोड़ के प्रीमियम का साल का केवल 10 से 11 हज़ार रुपये में मिल सकता है। तो आप आपके लाइफ का हेज 11 हज़ार रुपया दे के 1 करोड़ कवर करना चाहोगे, कि 11 हज़ार ना दे के 1 करोड़ तक का रिस्क भी अगर बीमारी का आया तो वो खुद लेना चाहोगे? इस सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए। मेरे एज में आप कह रहे हो कि 11,000 के प्रीमियम पे मुझे 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है? एब्सोल्युटली। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स अमेजिंग। सर, अब मुझे 3 चीज़ और बताइए इसके ऊपर कि जैसे कि मुझे अपना प्रॉपर्ली इंश्योरेंस प्लान करना हो, सो पहले तो मेरे लिए कितने टाइप के इंश्योरेंस अवेलेबल है, ठीक है, और मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेने चाहिए फॉर अ 23 ईयर ओल्ड गाय। फिर वैसे हम केस बेस्ड स्टडीज़ में जाएंगे, समवन हु इज़ इन 30s, समवन हु इज़ इन 40s एंड 50s, ठीक है, ऑल टुगेदर। जैसे है। कि मैं 23 साल का हूँ, मुझे कौन सा इंश्योरेंस आज आपके हिसाब से लेने चाहिए? एक तो कि तुम तुम्हारे घर के बुजुर्ग के लिए बैकबोन हो, तो गलती से कोई एक्सीडेंटल इंजरी होती है या डिसेबिलिटी होती है या डेथ होता है एक्सीडेंट से, तो एक लमसम अमाउंट एज अ कॉम्पनसेशन तुम्हारे घर वालों को मिले, तो उसके लिए एक एक्सीडेंट कवर है। ओके, बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम है। एक 10 लाख का कवर एट योर एज साल का कुछ 1200 या 1300 रुपये आता है प्रीमियम। ओके। ठीक है, केवल। दूसरा है सबसे इम्पोर्टेंस हेल्थ इंश्योरेंस, जो मैंने बताया कि कोई भी बीमारी आती है जिसके वजह से बीमारी के पहले एक्सरेस, चेकअप्स, ये वो जो कराने, दवाई लेने, फिर हॉस्पिटल का खर्चा, फिर डिस्चार्ज होने के बाद खर्चा, तो पूरे के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही अहमियत रोल प्ले करता है, वो लेना चाहिए। और तीसरे, अगर तुम्हारी खुद के नाम पे कोई व्हीकल्स है, ओके, बाइक है या 4 व्हीलर है जो तुम यूज़ करते हो, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस दैट इज ओन डैमेज और थर्ड पार्टी मिल के एक पॉलिसी लेनी बहुत ज़रूरी है। और कभी भी ओवरसीज ट्रैवल करते हो वर्क के लिए या छुट्टियों के लिए, तो एक ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही ज़रूरी है। ये 4 कवर्स अकॉर्डिंग टू मी एट योर एज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जनरल इंश्योरेंस में। और कुछ मिनट पहले जब तुमने बताया कि तुमने टर्म इंश्योरेंस भी लिया है, तो टर्म इंश्योरेंस एट द अर्ली एज से अगर आपने कमाना शुरू किया और ले लिया, तो आप आपका वो प्रीमियम लाइफ लॉन्ग तक लॉक कर सकते हो एज के लिए, फिर हर साल उतना ही पैसा भरना है। तो एक टर्म इंश्योरेंस इज डेफिनेटली अ रिक्वायरमेंट एट योर एज। सर, आपने मुझे अभी टोटल, मैं लिख रहा था यहाँ पे, 4 इंश्योरेंस गिना है, टर्म, व्हीकल, एक्सीडेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब इन सब का अगर मैं प्रीमियम मिला भी दूँ तो 20, 22, 40, 40-50 हज़ार के आजू बाजू में आएगा पूरा साल भर का फॉर अ 20 ईयर ओल्ड का, इतना उसको इंश्योरेंस के अंदर डालना चाहिए। एब्सोल्युटली नाइस, मतलब ये उसको एक पर्टिकुलर चीज़ है जो इंश्योरेंस में करना ही चाहिए, विच विल हेल्प हिम आउट। अब मुझे बताइए, समवन हु इज़ इन हिज 30s, मतलब अभी अभी शादी हो गई है, जस्ट शादी हुई है, कोई भी इंश्योरेंस नहीं लिया, ना हेल्थ लिया है, ना टर्म लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, मेकिंग अ सैलरी ऑफ अराउंड 60 to 70,000 रुपीज़ ऑन अ मंथ बेसिस, कौन सा इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है सबसे पहले लेने के लिए उस इंसान के लिए? एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर जो डेफिनेटली उसके और उसके स्पाउस को अलॉन्ग विद अ मैटरनिटी एज एन एड ऑन
ओके। कवर करे, हुँ, ठीक है, सो दैट किड्स भी कवर हो जाए आगे चल के और मैटरनिटी के रिलेटेड रिस्क भी कवर्ड हो जाए। ओके। अलॉन्ग विद दैट 60-70 हज़ार रुपया जो कमाता है उसने कम से कम 20-30 हज़ार रुपये का कुछ तो ईएमआई वो पे करता होगा घर के लिए भी, हुँ, होम लोन लिया होगा, हुँ, तो होम इंश्योरेंस फॉर हिव्स वो ओके, बहुत ज़रूरी है। ओके। तीसरा, जैसे टर्म इंश्योरेंस है, हुँ, जिम्मेदारी बढ़ती है, हुँ, जैसे शादी होती है, हुँ, तो वो अर्निंग मेंबर है तो हुँ, उसको कुछ हो जाता है, हुँ, तो टर्म इंश्योरेंस एक लमसम अमाउंट पे कर देगा और ये उसके सैलरी से लिंक्ड होता है। हुँ, ओके। चौथा है एक्सीडेंट कवर। हुँ, अगेन एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है, हुँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, हुँ, मैं 3 महीने तक ऑफिस नहीं जाता, हुँ, तो मेरा एम्प्लॉयर कुछ मुझे सैलरी पे नहीं करेगा, हुँ, बोलेगा लॉस ऑफ पे। हुँ, कुछ अच्छे एम्प्लॉयज होंगे तो बोलेंगे ठीक है तुम्हारा सैलरी डिडक्ट नहीं करते, हुँ, बट जनरल लेवल पे इट इज़ अ लॉस ऑफ पे फॉर मी, ओके। अगर मैं नहीं जाता तो काम पे। हुँ, उसके कॉम्पनसेशन के लिए एवरी वीक का हुँ, एक 10,000, 15,000, 5,000 पर वीक का एक्सीडेंटल पॉलिसी में कॉम्पनसेशन भी मिल सकता है अगर मेरा फ्रैक्चर हो गया तो। ओके। ओके। सर इसमें मेरा डाउट है, जैसे आपने हेल्थ इंश्योरेंस बोला, वो तो बहुत सारे जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, आप काम करते हो वहाँ पे भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है। करेक्ट। तो आपको अपना अलग से करवाना चाहिए या फिर दैट इज़ मोर देन इनफ? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुमने पूछा है हुँ, और ये इस पॉडकास्ट के थ्रू मेरा मैसेज होगा कि आज आपका एम्प्लॉयर ए बी सी है, हुँ, वो गारंटीड नहीं है कि वो एम्प्लॉयर नेक्स्ट 5 साल के बाद भी आपका वही होने वाला है, हुँ, या ये भी गारंटी नहीं है कि ये सेम एबीसी एम्प्लॉयर नेक्स्ट ईयर भी आपको यही कवरेज देगा, कि जितनी भी ग्रुप हेल्थ पॉलिसीज होती है एम्प्लॉयर्स जो लेते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो ग्रेड वाइज होती है या फ्लैट कवरेज होती है और उसमें बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस रिस्ट्रिक्शंस होने के चांसेस है, हुँ, जैसे कि कोपे है, हुँ, मतलब कुछ क्लेम का पैसा कट जाएगा, या ओके, कुछ बीमारियों में कैपिंग्स है, ओके, ठीक है। हाँ, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप समझ रहे हो कि भाई मेरे पास मेरी कंपनी का पॉलिसी है, हुँ, तो वो आज के लिए है और वो आप यूं समझ रहे हो क्योंकि आपके कॉम्पनसेशन की वो बेनिफिट दिखाई गई है, हुँ, पर आपने ये नहीं देखा कि मार्केट में हुँ, उसके कंपैरिजन में एक रिटेल पॉलिसीज है हुँ, जो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल की गारंटी देते हैं। हुँ, 5 साल के बाद आप बोल सकते हो कि आप इस कंपनी में रहने वाले हो, नहीं। हुँ, 5 साल के बाद ये आपको पता है कि आपकी हेल्थ फिट एंड हेल्दी होगी, पता नहीं, कोई एक अनफोर्सीन बीमारी आ गई हुँ, तो वो पॉलिसी में शायद कवर्ड हो भी ना हो। हुँ, रिटेल पॉलिसी लो तो ग्रुप हुँ, में कवर हो सकता है, और ओके, तभी शायद एम्प्लॉयर बोल देगा कि मैं आपको रखना ही नहीं चाहता, ये बीमारी है तो आपकी, आप प्रोडक्टिव नहीं हो। ओके, तो इसके लिए मेरा एक मैसेज बहुत स्ट्रांग है, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए कोई भी ग्रुप मेडिकल पॉलिसी देता है, वो आपके सैलरी से उसका कॉम्पनसेशन चार्ज भी करता होगा प्रीमियम अमाउंट, वो आप समझो कि वो एक पार्ट ऑफ द सैलरी कंपोनेंट है आपका, पर पैरेलली एक इंडिविजुअल हेल्थ पॉलिसी लेना ज़रूरी है। और इस ईयर इंडिया में हेल्थ पॉलिसी पे जीएसटी वेव ऑफ हो चुका है, हुँ। ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो गवर्नमेंट देना चाह रहा है कि हेल्थ पॉलिसी आप लो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। 18% जीएसटी का वेवर हुआ है। सर होम इंश्योरेंस को लेके, जैसे मैंने अभी आपके पास एक केस स्टडी डाली थी 30 ईयर ओल्ड की, उसमें आपने बोला कि एक होम इंश्योरेंस, अगर आप होम की एक ईएमआई भर रहे हो तो उसके अगेंस्ट भी इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत है। सो क्या रीज़न है वो इंश्योरेंस लेने के लिए? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी भी एनबीएफसीज और बैंक्स होती है, हुँ, जनरली ये लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस होम लोन टेकर को देती है। हुँ, उसमें एक इम्पॉर्टेंट कवरेज ये है कि समझो मैंने आज एक 50 लाख का घर लिया, हुँ, मेरा एक पर्टिकुलर ईएमआई आता है, हुँ, तो बैंक ने मेरे को लोन तो दे दिया है, हुँ, पर गलती से मुझे कल कुछ हो गया जिसकी वजह से या एक्सीडेंट हो गया या मेरे को कोई क्रिटिकल इलनेस आ गई हुँ, या मेरा नेचुरल डेथ हो जाता है हुँ, कोई भी इंसिडेंट से, राइट, तो मेरा बैंक का पैसा पे कौन करेगा? ईएमआई का बैंक आकर बेचेगा तो नहीं मेरा घर, हुँ, नाम में, और ये एक अजम्पशन है मेरा कि उतने पैसे मेरे पास होंगे ही नहीं, हुँ, तो ईएमआई मेरे घर वाले पे कहाँ से करेंगे? मैं अर्निंग मेंबर था, इसके लिए मैं ले रहा था हुँ, होम लोन हुँ, और पे करने के लिए, तो जो मेरी होम लोन पॉलिसी है वो ट्रिगर हो जाएगी और मेरे पूरे आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट हुँ, बैंक को पे किया जाएगा। तो होम लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस आता है हुँ, जो जनरली सभी को लेना चाहिए। ओके, ऑल्टरनेटिवली इसके साथ एक एडिशनल पॉलिसी है जो मेरे होम के स्ट्रक्चर को भी कवर करती है और कंटेंट्स को,
ओके। क्योंकि कल उठकर मेरे घर पे आग लग गई, हाँ फ्लड आ गया, हाँ अर्थक्वेक आ गया, हाँ। तो मेरे पास अगर मेरा होम इंश्योरेंस फायर का पॉलिसी है ही नहीं, ओके तो मेरा ईएमआई पे कौन करेगा? ओके सर, इसमें मुझे एक थोड़ा सा डाउट है। जैसे आपने बोला कि इसके अंदर 2 फैक्टर्स कवर होते हैं। एक तो ये कि कल को मुझे कुछ हो गया तो वो लोन का जो भी अमाउंट है वो इंश्योरेंस पे कर देगा, सेट ऑफ हो जाएगा। एक आपने ये फायर वाली चीज़ बोली कि कल को मेरे घर में आग लग गई, तो ये इंश्योरेंस आपको उससे भी प्रोटेक्ट करता है। एग्जैक्टली, ये दूसरी पॉलिसी है। तो जैसे कि मेरा खुद का घर है बट मेरा कुछ भी लोन वोन कुछ भी तो नहीं है, आज भी आप ले सकते हो 1 से 10 साल तक की पॉलिसी आपके घर के लिए। अगर कुछ भी ऐसा अनवांटेड एब्सोल्युटली। इशू हो जाता है तो वो पूरा उसको सिलेंडर सर्व कर। ब्लास्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट लग गया, आपको फ्लड आ गया आपके घर पे, अर्थक्वेक आ गया। ओके गॉट इट। सर यूजुअली ये जो होम लोन के इंश्योरेंसेज होते हैं वो आप मतलब जो लोन देते होंगे वही साथ में ही प्रेफर करते होंगे देने के लिए, राइट? अग्रीड। और क्या तो आप क्या सजेस्ट करोगे? जैसे कि मैं एक बंदा हूँ जो मैं होम लोन लेने जा रहा हूँ, होम लोन मैंने ले लिया 50 लाख का, तो इंश्योरेंस मुझे वो जो सेम एनबीएफसी देती है वही लेना चाहिए या फिर मुझे बाहर किससे डिस्कस करना चाहिए? ये डिबेटेबल क्वेश्चंस है। बहुत सारे एनबीएफसीज मेरे अच्छे दोस्त हैं, पर मैं उस पर डिप्लोमेटिकली इसका जवाब देना चाहूँगा कि भाई देखो, आपके पास अगर एक्सेस है कोई एडवाइजर का, वो एनबीएफसी है या कोई इंटरमीडियरी है, ठीक है, पर आपको जो एडवाइस कर रहा है कि लोन के साथ ये पॉलिसी लेनी जरूरी है, तो आप उनसे ले सकते हो। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि वो कॉस्ट ऑफ प्रीमियम जो वो चार्ज कर रहा है एनबीएफसी आपसे, कंपेयर टू दैट अगर आप नॉर्मल टर्म पॉलिसी लेकर एनबीएफसी को बोलते हो कि ये मेरे पास एक नॉर्मल टर्म पॉलिसी भी है, क्या आप ये लोन इंश्योरेंस जो लेना चाहते हो वो वे ऑफ कर सकते हो अगर मैं आपको ये पॉलिसी दूं, पर मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ मेरा रिस्क? हाँ तो ये एक ऑप्शन इवेल्युएट करना चाहिए। ओके तो आंसर करने के लिए, अगर आपके पास एक्सेस मार्केट का है, इंश्योरेंस एडवाइजर्स का है, इंश्योरेंस कंपनीज का है, तो एक बार खुद भी कोट निकालिए इन चैनलों के थ्रू। अगर आपके पास समय नहीं है, आपको लोन इमीडिएटली चाहिए और आप ओके हो कि जो भी पैसे वो चार्ज कर रहे हो और आप देना चाहोगे, तो एनबीएफसी के थ्रू ले सकते हो। सर मुझे एक बात बताइए, क्या कोई भी एक एनबीएफसी अलाउ करती है कि आप लोन ले लो और इंश्योरेंस हमसे मत लो, ठीक है? अभी प्रिवेलेंस शुरू हो गया है इंडियन मार्केट में। अच्छा, मेरे सबसे बड़ा क्वेश्चन, वो तो करते ही नहीं होंगे ना, लेना होगा तो हमसे लेना पड़ेगा या तो अभी फिर हम ले प्रिवेलेंस शुरू हो चुका है, और इनफैक्ट जो अर्लियर ऑटोमोबाइल सेक्टर में या बैंकिंग सेक्टर में कंपलसरी होता था, अभी नो लॉन्गर इट इज कंपलसरी दैट आपको लोन्स के साथ ही इंश्योरेंस लेना है उन्हीं से, या गाड़ी खरीदी तो गाड़ी के डीलर से ही गाड़ी का इंश्योरेंस लेना है। दैट इज गेटिंग नाउ रिमूव्ड। ओके गॉट इट, ठीक है। रेगुलेटर हैज स्टेप्ड इन ऑफ द रिस्पेक्टिव बॉडीज। सर अब इंश्योरेंस की हमने अच्छी खासी बात कर ली, लाइफ की, हेल्थ की, टर्म की, मुझे और होम लोन के इंश्योरेंस की भी। मुझे अब इस पे जो क्लेम्स हैं, क्लेम्स के बारे में थोड़ा समझाइए, कितना परसेंटेज क्लेम्स इसमें होते हैं? जैसे कि आपने एक फायर वाला इंश्योरेंस भी मुझे बताया विच वाज अमेजिंग, जो मैं सोच रहा हूँ जिसके बारे में भी बहुत ज़्यादा, कि मेरे घर को भी मैं ऐसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, कल को आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, कुछ भी हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। सो क्लेम्स इसके अंदर कितने जल्दी होते हैं और कितना परसेंटेज क्लेम्स एक्चुअली में होते हैं या कैसे होते हैं? देखो, इंश्योरेंस वर्क करता है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स पे। अगर एक करण ने पॉलिसी ली तो करण के लिए एक कस्टमाइज प्रीमियम होगा। हजारों और लाखों करण ने लिया तो वो प्रीमियम कम हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कम है हजारों या लाखों करण का सभी का क्लेम करने का, ठीक है। अनलेस कोई कैलामिटी आ गई या कैटास्ट्रॉफ हो गया तो डिफरेंट सिनारियो है, पर नॉर्मल केस में हजारों या लाखों करण एक साथ क्लेम नहीं करेंगे, तो प्रीमियम अकॉर्डिंगली कम होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ द क्लेम इज लेस। अभी जैसे आप ले लो घर का पॉलिसी, आपका हर घर में आग नहीं लगती, हर घर फ्लड से इम्पैक्ट नहीं होता, तो प्रीमियम बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। बराबर। और एक सिंपल फिगर बताऊंगा, घर के कवर के लिए, स्ट्रक्चर और कंटेंट्स के लिए आप 50 लाख का कवर लेते हो तो आपका 10 साल का प्रीमियम केवल 5,000 रुपये में मिल सकता है। ओ 10 साल का 5,000 रुपये में आपको आपके घर का फायर इंश्योरेंस का कवरेज मिल सकता है फॉर 50 लाख रुपीज ऑफ स्ट्रक्चर वैल्यू एंड कंटेंट्स वैल्यू कंबाइन मिलके। बट इसे क्लेम होने के कितने चांसेस हैं? तो वही मैं कह रहा था, तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो आपका रिएक्शन क्या आया, ओ 50 लाख का कवर केवल 5,000 रुपये में 10 साल का, हाँ, तब साल का 500 रुपया। हाँ साल का 500। तो आप रिस्क फैक्टर देख लो, 500 के सामने 50 लाख का कवरेज दिया जा रहा है, हाँ, यस Correct? यस, हाँ
वैसे ही आप हेल्थ कवर देखो, हाँ। आपका हेल्थ का 50 लाख का एवरेज प्रीमियम हम पकड़ के चले तो 6 से 7 हजार रुपया। घर का 50 लाख का कवर 500 रुपये में मिलता है और सेम 50 लाख का रिस्क वैल्यू का कवर आपके हेल्थ का 6 से 7 हजार, 10 गुना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हेल्थ के क्लेम्स होने के प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ओके, गॉट इट। घर में उतने वैल्यू लगने की रिस्क कम है। रिस्क ऑफ डैमेजिंग योर हेल्थ इज मच मोर हायर देन रिस्क ऑफ डैमेजिंग अभी योर सेम हाउस। आप ले लो कि कोई 40 साल का या 45 साल का आदमी है, उसको उसके 50 लाख का कवर चाहिए, तो 15 से 20 हजार रुपए का कम से कम 50 लाख का कवर आएगा। आप प्रीमियम बोल रहे हो? प्रीमियम सर ज्यादा नहीं होगा? ये मैं कंजर्वेटिवली बोल रहा हूँ। हाँ, यस, गॉट इट। ठीक है सर, आपने ऐसे कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे, मतलब आपने तो ऑलमोस्ट आप इस इंडस्ट्री में डेकेड से हो, सो मुझे यही जानना है कि आपने इतने कितने केसेस देखे हैं जहाँ पे क्लेम्स नहीं होते हैं पर्टिकुलरली? अभी जो क्लेम का मुद्दा है, हाँ। ये अगेन मैं मैसेज देना चाहूंगा इस पॉडकास्ट के थ्रू सभी लोग को जो ये देख रहे हैं कि आपका एक परसेप्शन बना है इस इंश्योरेंस एज अ सेक्टर का और इंश्योरेंस एज अ प्रोडक्ट का कि इंश्योरेंस कभी क्लेम देते नहीं है, या देते हैं तो रुला रुला के देते हैं इंश्योरेंस कंपनियां। ये सबसे बड़ा मिथ है इस कंट्री का। ओके। ये क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम एज एन इंडिविजुअल आज तक इसकी अहमियत ही नहीं समझे कि इंश्योरेंस अपने लिए क्या रोल प्ले करता है। हम समझते आ रहे थे कि या इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा या बिजनेस में मैं एक्सपेंडिचर में दिखा दूंगा, ठीक है, सो दैट मेरे को कम भरना पड़ेगा टैक्स। आज तक मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे को रिस्क का कवरेज चाहिए। ये तो कोविड आया उसके बाद सबकी आंखें खुली और तब पता चला जब 5-5, 10-10, 15 लाख के बिल आने लगे हॉस्पिटल्स के कि काश एक मेडिकल कवर होता था तो हमारे ये पूरे खर्चे हो जाते थे। लोग बर्बाद हो चुके इस वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, अगर इंश्योरेंस नहीं रहा है तो। और तब इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की अहमियत आती है। तब अहमियत जब कब अपने को समझता है ये प्रोडक्ट अपने लिए ज़रूरी है कि जब क्लेम आता है और हम उसके सामने उसका क्लेम का लाभ उठाते हैं, हमको क्लेम के पैसे मिलते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वह 10 हजार भरा, 10 लाख का मेरे को क्लेम मिल गया, बहुत बढ़िया। 10 हजार नहीं भरता था मैं तो 10 लाख जेब से देने पड़ते थे मुझे। पर दूसरा एक सिनेरियो है, मैंने 10 हजार भरा, मैंने क्लेम भी किया 10 लाख का, पर इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, तो मुझे तो इस इंश्योरेंस पे प्रोडक्ट पे भरोसा ही नहीं है। पर क्यों रिजेक्ट किया ये किसी ने देखा ही नहीं। क्या मैंने सही इंफॉर्मेशन दी थी पॉलिसी लेते वक्त? क्या मैंने एडिक्वेट और कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन दी थी पॉलिसी लेते वक्त? शायद नहीं। तो जब क्लेम आया और जब वो चेकिंग हुआ तो पता चला मैंने कुछ छुपाया था। तो अगर मैं इंटेंशनली कुछ छुपाता हूं और नहीं बताता हूं तो क्लेम के वक्त में इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम को रिजेक्ट करती है। अंडरस्टूड। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि हम डॉक्यूमेंट लेते हैं, बस मेरे पास एक मेडिकल कवर है, मेरे पास एक गाड़ी का कवर है, मेरे पास एक एक्सीडेंट कवर है, पर कोई ये समझता ही नहीं है कि एक्सीडेंट कवर इज एक्सीडेंटल डेथ एंड हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू एक्सीडेंट, उसमें एक मेडिकल एड ऑन है। वो मेरा नॉर्मल मेडिकल कवरेज नहीं करेगा। ओके। एक जैसे मैंने प्रीमियम बताया, 1 लाख के एवरेज 100 से 150 रुपए का प्रीमियम है इंडिया में, 1 लाख का कवरेज। तो लोग समझते हैं कि मेरा मेडिकल कवरेज भी उसमें आ गया। वो मेडिकल कवरेज कौन आदमी आपको 150 रुपए में 1 लाख का देगा इंडिया में? ओके, तो समझ लो कल मेरा एक्सीडेंट हो जाता है तो मुझे वो 1.5 लाख रुपए पूरा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। अगर डेथ हो गई तो? डेथ हो गई तो? और डेथ नहीं हुई तो फिर वो और एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन लिया है, हाँ, तो केवल 30-40% ऑफ दिस 1.5 लाख हॉस्पिटल में एडमिट हुए ड्यू टू एन एक्सीडेंट, तो वो कवरेज अवेलेबल है। ओके। तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं कि भाई एक तो एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, हम वो कष्ट ही नहीं लेते कि पैसे देने के पहले किसी को फोन करके समझे या किसी को मिले इंश्योरेंस कंपनी या एडवाइजर को कि भाई तू मुझे बता कि ये पॉलिसी है क्या। दैट इज पॉइंट 1। हम चेक दे देते, ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते, एक डॉक्यूमेंट आ जाता है और
इमोशनली वी आर सेटिस्फाइड कि हमारे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, एक होम इंश्योरेंस है या एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, पर हमने टर्म्स कंडीशंस पढ़ी नहीं। जब क्लेम आता है तो मेरे को ना एडवाइजर ने कभी पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि क्लेम के वक्त में क्या करना है, ना मैंने सोचा है, ना मैंने मेरे फैमिली को बोला है कि तुमको भी जानना जरूरी है कि मुझे कुछ हो गया तो कैसे क्लेम करना है, क्योंकि इमोशनली फैमिली उस वक्त में उस फ्रेम ऑफ माइंड में ही नहीं है कि क्लेम के पीछे दौड़े। वो बोलेंगे अपने घर वाले को हम बचाते हैं, तो क्लेम किस तरीके से करना है, पॉलिसी में क्या कवर्ड है, क्या नहीं कवर्ड है, क्या लिमिटेशंस और कैपिंग्स है, ये ना हम कष्ट लेते हैं समझने का, ना कभी कभार मेरा वर्ड है, एडवाइजर नहीं समझाते हमें, और हम अज्यूम करते हैं कि लाइफ इज गुड, बिजनेस इज एज यूजुअल, और मिलेगा तो पूरा पैसा मिलेगा, और फिर मेरे डिडक्शंस होते हैं या रिजेक्शंस होते हैं तो हमें आ जाता है डाउट इस सेक्टर पे और इस प्रोडक्ट पे। नहीं नहीं नहीं, मेरा क्लेम रिजेक्ट हुआ, मेरे चाचा का, मेरे ताऊ का, मेरे मौसा का क्लेम मिला नहीं, तो ये इंश्योरेंस लेना ही नहीं चाहिए। उससे अच्छा खुद पैसे रखो बैंक अकाउंट में, और कभी क्लेम आया तो जो अपन हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देंगे उसके थ्रू पे करेंगे। अंडरस्टूड, ठीक है सर। जैसे आपने अभी एक बात की कि एडवाइज़र भी कभी कभार नहीं बताता है, उससे मैं चीज़ पे आऊँगा, मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस। जितना मुझे थोड़ा बहुत भी पता चला है जब मैं थोड़ी अपनी रिसर्च कर रहा था, इंडिया में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मिस सेलिंग होती है इंश्योरेंस की, कि लोग गलत इंश्योरेंस चिपका देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट कमीशन बेसिस। तो इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसा टेक है कि ये क्यों होता है, क्या रीज़न है? सिंस बिकॉज ये कमीशन बहुत ज़्यादा, इस इंडस्ट्री के अंदर कमीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे मिलते हैं जितना मैंने रिसर्च किया, मतलब हेल्थ और उसके अंदर तो 70% तक कमीशन पास ऑन होता है। सो लोग ऐसा क्यों करते हैं पर्टिकुलरली, और ये चेंज कब होगा, कैसे होगा, क्या रीजंस है, वो मुझे जानना है। हाईएस्ट मिस सेलिंग कौन से इंश्योरेंस में होती है? देखो, बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है ये। ओके, इसका रूट कॉज है एजुकेशन, ओके, जो शॉर्टफॉल है इंश्योरेंस स्पेस में इस कंट्री में। वो एडवाइजर को भी उतना एजुकेशन कभी मिलता नहीं है, ना वो अटेम्प्ट करता है। मैं एजेंट की बात करता हूँ। ओके, मैं एजेंट बन जाता हूँ, पॉइंट ऑफ सेल्स पर्सन बढ़ जाता हूँ, POSP। मुझे मेरे कंपनी या मेरे ब्रोकिंग पार्टनर ट्रेनिंग देंगे, पर कितना इफेक्टिव ट्रेनिंग देंगे वो एक क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है इंश्योरेंस का। ओके, पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, रूट कॉज है एजुकेशन। उसके साथ मिस सेलिंग में आज हर इंश्योरेंस कंपनी कमीशंस देती है, और उस कमीशन के बेसिस पे लोगों के घर चलते हैं, जो एजेंट्स है या ब्रोकर्स है या दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स है। कुछ प्रोडक्ट्स में उनको कमीशन ज़्यादा देना है क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें चांसेस ऑफ क्लेम्स कम है, राइट? तो एडवाइजर्स वो पुश करते हैं। कुछ कमीशंस बहुत कम है क्योंकि मालूम है क्लेम ज़्यादा है कि भाई ये तो लोग लेने ही वाले। ओके, तो एडवाइजर्स वो पुश करते हैं, बट नॉट दैट एग्रेसिवली। तो कमीशन एक फैक्टर ऑलवेज रहता है कि लोग पुश करते हैं। और मिस सेलिंग का जो क्वेश्चन उठाया है आपने, उसके ऊपर मेरा ये कहना है कि मिस सेलिंग कंज्यूमर के तरफ का भी एक मेन रीजन है, क्योंकि वो समझता ही नहीं है कि वो क्या लेना चाह रहा है और वो ले क्या रहा है। ठीक है, आज आप आपके घर पे भी पूछिएगा आपके फादर को, या आप खुद देखिएगा, आपने एक 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा समझना का अटेम्प्ट किया होगा पॉलिसी को, और प्रीमियम दे दिया होगा बिना जाने किए कि क्या है। ओके, दूसरा एक प्रॉब्लम है मिस सेलिंग का कि लोग बोलते हैं सर ये ब्रोशर देख लो, ये ईमेल करता हूँ प्रेजेंटेशन वो देख लो, और ये 25 या 30 पेज के पॉलिसी वर्डिंग्स भेजता हूँ, टर्म्स कंडीशन वो देख लो। तो मैंने मेरा रोल एज एन एडवाइजर पूरा कर दिया, आपने वो देखा कि नहीं वो आपका लुकआउट है। फिर आपने बोला नहीं ये तो अच्छा बंदा आया है, बहुत साल से करता है तो सही भेजा होगा, तो मैं चेक दे देता हूँ। ठीक है, और मेरे को डॉक्यूमेंट मिल गया, पॉलिसी बन गई, आ गई 1 मिनट में मेरे ईमेल में, मैंने पैसा भरा और 1 मिनट में पॉलिसी इश्यू होके आ गई। वाह, क्या सर्विस है। बट उसी के लिए रेगुलेटर ने, IRDAI ने बहुत सारे अच्छे नॉर्म्स निकाले हैं जो कस्टमर का, पॉलिसी होल्डर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है।
उनको ऑप्शन देता है कि इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट तो दे कैन Okay. गेट द रिफंड ऑल्सो. Okay. ओके. इंश्योरर्स इन इंडिया पूरी कस्टमर्स इंफॉर्मेशन शीट CIS Hmm. भेजते हैं कस्टमर्स को Hmm. पॉलिसी लेने के बाद कि ये डॉक्यूमेंट है, ये कवर्ड है, ये नहीं है, वर्डिंग्स भेजते हैं. Hmm. पर डे टू डे लाइफ में 99 में से 100 में से 99 लोग Hmm. ये पढ़ने का कष्ट ही नहीं करते. Hmm. और फिर जब क्लेम आता है तब Hmm. इफ्स बट्स निकलते हैं Hmm. जो एक्चुअली नहीं होंगे Hmm. बट ट्रिगर होते हैं Hmm. तो क्लेम में प्रॉब्लम आते हैं. अंडरस्टूड. सर इसमें मुझे एक बात बताइए, समझ लो कस्टमर को आपने मिससेल कर दिया, सब हो गया, अब कस्टमर को फाइल करनी है, कंप्लेन फाइल करनी है, तो आप क्या कहें? दे आर रेगुलेटरी बॉडीज, हाँ. दे आर जहाँ पर जा सकते हैं. इंश्योरेंस कंपनीज के भी ग्रीवियंस टीम्स है हम्म. जहाँ पर ये एस्केलेट हो सकता है. हम्म. एंड जनरली इन मोस्ट ऑफ दिस केसेस पॉलिसी होल्डर गेट्स प्रोटेक्टेड हम्म. अगर वो प्रूव हो जाता है कि वो मिससेल्ड हुआ है हम्म. या गलत एडवाइस देके गलत प्रोडक्ट दिया गया है. अच्छा, ये सब के भी नॉर्म्स बने हुए हैं, मतलब कि वो आराम एब्सोल्युटली, से, और एब्सोल्युटली ये क्लेम्स होते भी हैं, मतलब आपने इतना इंडस्ट्री में देखा होगा तो लोग जाते हो हैं सकते हैं और और ऑनर हो जाते हैं. अच्छा ऑनर होते भी हैं. एब्सोल्युटली. नाइस. सर मेरा एक और क्वेश्चन था, हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स मैंने देखा कि डेंटल कवर नहीं होता है, रीजन क्या है इसका? कंपनियां क्यों ऐसे करते हैं कि नहीं कवर होता है? तो डेंटल ट्रीटमेंट फॉलोइंग एन एक्सीडेंट इज कवर्ड. ओके. ठीक है. हाँ. या जैसे कि वन ऑफ द बहुत पुराना हिंदी मूवी था हम्म. जहाँ पे वो एक्ट्रेस को सर्जरी करानी पड़ती है फेस की हम्म. क्योंकि उसमें किसी क्रोकोडाइल ने उसको हिट कर दिया था और डैमेज किया था. तो वो हाँ. एक्सीडेंट की वजह से फेशियल सर्जरी हुई थी हाँ. अगर, हाँ. तो वो कवर्ड है. ओके. वैसा सिनारियो होता तो. हाँ. और नॉर्मल फेशियल सर्जरी में कराता हूँ हाँ. तो वो कवर्ड नहीं है. या नॉर्मल डेंटल ट्रीटमेंट में कराता हूँ हम्म. तो वो कवर्ड नहीं है. बट टू आंसर टू योर क्वेश्चन, अभी बहुत सारी पॉलिसियाँ इवॉल्व होते जा रही है हम्म. जहाँ प्योरली डेंटल ट्रीटमेंट इज ऑल्सो गेटिंग कवर्ड. हम्म. एंड OPD कवर्स भी आते हैं जिसमें डेंटल ट्रीटमेंट्स होती है कवर्ड, तो वो भी पॉलिसीज मिलती है इंडिया में. ओके, ठीक है, नाइस. सर मैंने एक वर्ड अभी अभी सुना है रिसेंटली, प्रॉफिट इंश्योरेंस. Okay. ये क्या होता है, मुझे इसके बारे में थोड़ा बताइए. ये इंश्योरेंस कौन सा होता है, क्या होता है, क्यों होता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉलिसी है बिजनेसेस के लिए. ओके. और अगेन एडवाइजरी बहुत ही कम रोल प्ले करती है इसमें ओके. कि भाई जब भी मैं आपको कोई फायर इंश्योरेंस देता हूँ हाँ. आपके फैक्ट्री के लिए, आपके प्लांट्स के लिए हाँ. या आपके मशीन के लिए, हाँ. तो 99% लोग इंडिया में ये बेयर मिनिमम फायर पॉलिसी लेते हैं या मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी लेते हैं. हाँ. बट बहुत कम लोग ये एडवाइस देते हैं कि सर कुछ ही फ्यू एक्स्ट्रा रुपीस पे करके हाँ. आप आपकी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ले सकते हो. हम्म. ठीक है. ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी पैरेलल चलती है फायर पॉलिसी या मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी के साथ. ओके. और इसके ब्यूटीफुल कवरेजेस है. हाँ. जैसे कि अगर मेरे प्लांट में अर्थक्वेक हुआ या फ्लडिंग हुआ या हाँ. आग लगी हम्म. तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग मेरा प्लांट वापस 1 महीने में खड़ा नहीं हो सकता है. हम्म. उसको 3 महीने 6 महीने परमिशंस लेने, रिकंस्ट्रक्शन करने में, वापस से एक्शन में लाने में जाएंगे, या 1 साल भी हो सकता है अगर बड़ा प्लांट होगा तो. हम्म. पर इस दरमियान मेरे सैलरीज है, मेरे रेंट्स है, मेरे वेजेस है, हम्म. मेरी उस पीरियड की 1 साल की लॉस ऑफ इनकम है जो हम्म. मैं नॉर्मल करता, हम्म. वो सब नुकसान होता मेरा. हम्म. अगर फायर हुआ है तो वो मेरी फायर पॉलिसी में कवर्ड नहीं है. हम्म. पर मैं लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेता हम्म. तो उसमें ये सभी चीजें कवर हो सकती है. अंडरस्टूड, गॉट इट. या फिर मेरा कोई मशीन है जो हम्म. क्रिटिकल है हम्म. और मशीन का ब्रेकडाउन हो जाता है हम्म. और जिसके वजह से हम्म. मेरा प्रोडक्शन रुक जाता है, जिसके वजह से मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, तो वो भी कवर्ड हो सकता है मशीनरी लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में. ओके, गॉट इट. प्रोवाइडेड फायर पॉलिसी में या मशीनरी ब्रेकडाउन पॉलिसी में वो क्लेम एडमिट हुआ है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में वो क्लेम एडमिट होता है. सो मतलब सर ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस होंगे जो अपनी पॉलिसीज लेते होंगे आज की तारीख के अंदर. लेते हैं, लार्ज कॉर्पोरेट्स लेते हैं, या जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स ब्रोकर्स है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स है, या लार्ज एजेंट्स है, या मिड एजेंट भी है, वो अपने कस्टमर्स को एडवाइस करते हैं कि लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ले लो. तो हर कॉर्पोरेट या हर कस्टमर जनरली उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है. ओके, ठीक. अगेन ये पॉडकास्ट के थ्रू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है बिजनेस क्लास के लिए
कि आप अगर आपके असेट्स को प्रोटेक्ट नहीं करते हो और पोटेंशियल लायबिलिटीज को प्रोटेक्ट नहीं करते हो तो यू आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। खाली फायर पॉलिसी लेते हो हाँ, तो आप एक्ट ऑफ गॉड पेरिल्स या फायर या उस टाइप के रिस्क कवर कर रहे हो, और उसके अगर वो ट्रिगर होने ही वाले हैं तो आपका बिजनेस रुकने ही वाला है। आपकी सैलरीज और वेजेस पे करने ही है आपको, तो वो खर्चे के बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं है हाँ, कि आएगा तो कौन पे करेगा, आपको जेब से पे करने पड़ेंगे। यस, तो व्हाई डोंट यू इवेल्युएट कि मेरा खर्चा कितना है ये एक्स्ट्रा पॉलिसी लेने का, और कुछ ही रुपए ज्यादा दे के मुझे लॉस ऑफ प्रॉफिट मिलता है, तो वो कस्टमर को लेने का मेरा स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। ठीक है, अंडरस्टूड सर। सर अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इंश्योरेंस लेने के लिए, खरीदने के लिए कि मुझे कैसे खरीदना चाहिए एज ए यूज़र, ऑनलाइन डायरेक्ट जाके या एडवाइज़र के थ्रू? ठीक है, सबसे बड़ा ये मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे कि क्या फीजेबल है, क्या बेटर होता है किसके भी लिए? करण, ये डिबेट इंडियन मार्केट के लिए लास्ट कुछ सालों से बहुत प्रिवेलेंट है, क्योंकि कुछ इंश्योरर्स आ चुके हैं जो डायरेक्ट करते हैं बिजनेस, बट इंडिया का जो डीएनए है, इंडियन कंज्यूमर का जो डीएनए है, उसको कन्वीनियंस चाहिए, उसको एक कंफर्ट चाहिए, उसको चाहिए कि मेरे लिए कोई है। ओके, तो उसके लिए आज मेरा एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप बिजनेस हो, आप रिटेलर हो, एक रिटेल कस्टमर हो, आइडियली एडवाइजर रखना, वेदर एजेंट है या ब्रोकर है या कोई इंश्योरटेक है तो टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको प्रोडक्ट दे रहा है, वो प्रोडक्ट आप उन्हीं के थ्रू लो, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट प्रीमियम में आपको डिफरेंस दिखेंगे नहीं, क्योंकि आपका डीएनए है कन्वीनियंस, कंफर्ट। तब आपको कोई चाहिए राउंड द क्लॉक के मैं फोन पे बात कर पाऊँ, भाई मेरे को बीमारी हो गई है, ट्रीटमेंट में बता क्या करूँ, उसका ये मतलब नहीं है। अगर मैं ये डिप्लोमेट कमेंट नहीं देना चाह रहा कि डायरेक्ट करो या मत करो, या एजेंट के थ्रू लो या मत लो, बट अगर एडवाइजर है या ब्रोकर है तो वो आपको हैंड होल्ड करेगा, वो आपको राइट गाइड करेगा पॉलिसी लेते वक्त। आप इतने टेक्नो सेवी नहीं हो इंडिया में कि आप टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोडक्ट को इन एंड आउट समझ लोगे और पे कर दोगे और डॉक्यूमेंट ईमेल में आ जाएगा तो आप कंफर्ट आ जाएगा आपको कि कवर्ड है क्लेम मेरा ठीक आया है। तो। अगर एडवाइजर है या ब्रोकर है तो एटलीस्ट वो आपको एडवाइस देता है कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ये चॉइसेस अवेलेबल है, ये इस कंपनी का एक्स प्रीमियम है, ये इस कंपनी का वाई प्रीमियम है, इसमें ये कवर्ड है, इसमें ये कवर्ड नहीं है। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो जब कोई एडवाइजर होता है, ओके, राइट? हाँ, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में टेक्नोलॉजी ये रोल प्ले नहीं किया कि मैं टेक के थ्रू प्रोडक्ट बाय कर लूँ और कल ले लूँ और मेरा इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंश्योरेंस कंपनीज, रेगुलेटरी साइड पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जहाँ टेक के थ्रू आप प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। पहले के ज़माने में टेक के का ऑप्शन नहीं था, तो लोग को फिजिकल क्लेम्स डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते थे, अभी आप डिजिटली सबमिट कर सकते हो। पहले पॉलिसी के दिनों लगते थे, अभी मिनटों में पॉलिसी आती है। ओके, टेक प्ले करता है वो रोल, पर क्या ये डायरेक्टली आपको टेक का रूट लेना है और उस इंश्योरर से डायरेक्टली बात करनी है और खुद ही क्लेम्स के लिए कोऑर्डिनेट करना है, या जो मेजर बिजनेस इंडिया में होता है जो एडवाइजरी के थ्रू होता है उनको रख के एजेंट या ब्रोकर को आप आपके बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स के या रिटेल खुद के हेल्थ, मोटर, होम एंड अदर टर्म कवर्स लेना चाहोगे जिससे आपके लिए कोई एक सपोर्ट है। आप आपके घर वाले को भी बता सकते हो, आपके फाइनेंस टीम, कॉर्पोरेट टीम्स को भी बता सकते हो कि ये एंटिटी है, ये लोग हैं, कभी भी कुछ क्लेम हुआ तो इनसे कोऑर्डिनेट कीजिए। दे आर प्रोफेशनल्स अवेलेबल, they are doing this for ages, this work. So my advice would be that go through an advisor in a market. प्राइस शायद फैक्टर आपका है तो आप मे बी डायरेक्टली जा सकते हो, शायद कुछ पैसे बच जाए, बट कन्वीनियंस, कंफर्ट, एडवाइस बेटर चाहिए, मोर ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मोर अक्रॉस द टेबल अश्योरेंस चाहिए, तो एक एडवाइजर होना बहुत ही ज़रूरी है। और इवेंचुअली लॉन्ग रन में कोई ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं सेविंग्स में।
अंडरस्टूड सर। सर बिजनेस इंश्योरेंस में हमारी बात चल रही थी, तो उसमें मेरा एक और क्वेश्चन है कि अभी आपने बताया कि बिजनेस इंश्योरेंस भी लोग लेते हैं, सो कोई भी इन जनरल बिजनेस है जो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो, कौन से ऐसे कॉमन इंश्योरेंस है हर एक बिजनेस को लेना ही चाहिए? देखो, कोई नया बिजनेस है या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है, बेसिकली डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंश्योरेंसेज है जो मैं बताना चाहूँगा। एक है असेट्स का इंश्योरेंस, मतलब आपके फैक्ट्री का, आपके ऑफिस का, आपके प्लांट एंड मशीनरी का, ठीक है, जिसके लिए फायर इंश्योरेंसेज आते हैं, मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंसेज आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स इंश्योरेंसेज आते हैं, आपके लैपटॉप्स है कंपनीज के, मोबाइल्स है तो ऑल रिस्क पॉलिसीज आती है। तो एक है फायर इंश्योरेंस, ठीक है, प्रॉपर्टीज असेट्स इन सब के लिए मशीनरी ब्रेकडाउन इंश्योरेंसेस। इसके साथ आते हैं आपके दूसरे, जो आपका सबसे बड़ा असेट है, आपके एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज के और उनके फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आता है, ग्रुप मेडिकल पॉलिसीज। एम्प्लॉइज का ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस आता है। एम्प्लॉइज का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस आता है ओके। कि भाई अगर वो ड्यूटी पर है, उनकी डेथ हो गई तो एक लमसम अमाउंट उनके फैमिली को भी मिलेगा, ठीक है। अंडरस्टूड। तीसरा कवरेज है जैसे आपके बिजनेस के रिस्क है, फाइनेंशियल्स के। एम्प्लॉय ने अगर फ्रॉड कर दिया तो एम्प्लॉय फ्रॉड का कवर का आता है फिडेलिटी गारंटी पॉलिसी। ओके। क्या आपके बिजनेसेस में कैश का मूवमेंट भी बहुत है, कलेक्शन से लेकर डिपॉजिट करना, सेफ में रखना और बैंक में जमा करना। उस ट्रांजिट में किसी ने कैश चोरी कर ली आपके एम्प्लॉय से, या रात को ओवरनाइट चोरी हो गई आपके तिजोरी से, तो कैश इन सेफ एंड कैश इन ट्रांजिट पॉलिसीज है। ओके। फिर लायबिलिटी इंश्योरेंसेज आते हैं। अगर मैं आपके स्टूडियो में आज आकर बात कर रहा हूँ आपसे और ये कलैप्स हो जाता है मेरे पे, तो एक पोटेंशियल पब्लिक लायबिलिटी है आपके फॉर्म पे, राइट, जो मैं या मेरे घर वाले कर सकते हैं। अगर मेरे को इंजरी या डेथ हुई तो मैं बाहर चल रहा हूँ, मैं स्लिप हो गया, मेरा सर फट गया, तो पोटेंशियल लायबिलिटी है। क्या मेरा एक फैक्ट्री है, हाँ। उसमें ब्लास्ट हो गया, आसपास के लोग इंजर्ड हो गए या प्रॉपर्टी डैमेज हो गई, तो वो कवर्ड है। मेरी डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स लायबिलिटी पॉलिसी आती है, जो पोटेंशियल लायबिलिटी आती है कस्टमर्स से, शेयर होल्डर्स से। ओके। ओके, तो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स आर मेड पार्टी टू दैट फॉर अ लायबिलिटी। फिर मेरे साइबर इंश्योरेंसेज है, इंडिविजुअल साइबर भी है और कॉर्पोरेट साइबर भी है। मेरे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, मेरा फंड्स ट्रांसफर हो जाते हैं, तो साइबर पॉलिसी आती है। यहाँ क्राइम कवर्स ऑल्सो। मतलब इतना ज़्यादा, इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक बिजनेस, मतलब जो उनके कोर के लिए होंगे वो चूज कर सकते हैं इसके अलावा कारण ट्रांसिट है, अगर मेरा शिपमेंट्स ऑफ गुड्स है, मैं विद इन इंडिया मूवमेंट करता हूँ, इंडिया से अब्रॉड बेचता हूँ, अब्रॉड से इंडिया आता है, एयर से आता है, शिप से आता है, रोड से आता है, कुरियर से आता है, हजारों करोड़ का रिस्क है मेरा, या 100 करोड़ का रिस्क है, या 10 करोड़ का रिस्क है, या 10 लाख का रिस्क है। आई हैव अ पॉलिसी अवेलेबल इन दिस मार्केट फॉर दैट इज मरीन पॉलिसी, एनुअल पॉलिसी है, मेरे को बार बार डिक्लेयर नहीं करने हैं करके। अंडरस्टूड। मेरी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, एम्बेडेड इंश्योरेंसेज है जो कॉर्पोरेट्स लेती है, अपने कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स देती है। अगर मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर करता हूँ तो लैपटॉप के साथ मेरा डैमेज टू द लैपटॉप या एक्सटेंडेड वारंटी कवर्स जो आते हैं, वो बंडल करके कॉर्पोरेट लेता है अपने कस्टमर्स को देने के लिए। अंडरस्टूड। तो ये स्पेक्ट्रम बहुत ही वाइड है, और इसमें इतने प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते जा रहे हैं, और स्पेशली 100% एफडीआई अभी हो चुका है इंडिया में। तो बहुत सारे जो फॉरेन प्रोडक्ट्स है, फॉरेन कैपेबिलिटीज है, फॉरेन मार्केट के सॉल्यूशंस है, वो भी इंडिया में आने लगेंगे विद न्यू प्लेयर्स कमिंग इनटू। अंडरस्टूड सर। आज हमने यशस सर से बहुत सारी चीज़ें सीखी इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के अंदर इंडिया में आज 5,000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो इंश्योरेंस में आपको सेल होते हैं। कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, क्या रीजंस है उसके पीछे, आपको एडवाइज़र रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए, उसके भी रीजनिंग हमने यहाँ पे समझी। सबसे बड़ी चीज़ हमने आज अब इस पॉडकास्ट के अंदर सीखी है वो है बिजनेसेस के इंश्योरेंस के बारे में भी। अगर कोई नया वेंडर है, कोई नया इंसान है जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करता है, तो कौन से इंश्योरेंस उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑल थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। बट कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है शायद हमने कवर ना करी हों या फिर कुछ और हम कवर कर सकते, तो प्लीज़ कमेंट्स में आप हमें बताइए कि क्या क्या चीज़ें हमको कवर करनी चाहिए, तो इसका हम पार्ट 2 वीडियो भी करेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।